जय हिंद। मेरे आज के इस वीडियो का उद्देश्य है जो अभी पेंशन रेगुलेशन से संबंधित एक थोड़ा कन्फ्यूज़न चल रहा है सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप के द्वारा, ऑफिसर ग्रुप पर, उसको क्लैरिफाई करना है। ये कन्फ्यूज़न क्या है और ये क्यों पैदा हुआ है। कन्फ्यूज़न का जो सिलसिला शुरू हुआ है, कल जो सेक्रेटरी ESW हैं, यानी कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग के जो सचिव हैं, उन्होंने एक ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी कि आर्मी की जो पेंशन रेगुलेशन है 2021, वो उनको जो डिपार्टमेंट एक्शन वेलफेयर है उनकी वेबसाइट पर 28 फरवरी को अपलोड किया गया है और एक महीने के अंदर यानी कि 28 मार्च तक उसके ऊपर फीडबैक मांगा गया है, जिसके बाद उन पेंशन रेगुलेशंस को फाइनलाइज समझा जाएगा। एक और चीज़ मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि जो सेक्रेटरी साहब हैं उनके ट्वीट में इस प्रकार की कोई भी बात नहीं कही गई है कि जो आर्मी की पेंशन को किसी तरीके से कम किया जा रहा है। इसके बाद फिर कन्फ्यूज़न का सिलसिला शुरू हुआ, क्योंकि जो ट्वीट के नीचे जो प्रश्न उत्तर या उन पे कमेंट्स होते हैं, उसके बाद ये आया सामने कि जो ये पेंशन रेगुलेशन ड्राफ्ट रेगुलेशन हैं, इनके अंदर एक पैरा 36 है, जिसके अंदर पढ़ने से लगता है कि अभी जो पेंशन पूरी पेंशन लेने के लिए 33 ईयर्स यानी 33 साल का नौकरी ज़रूरी होगा, और यदि उससे कम का सर्विस होगा तो पेंशन को उसी अनुपात में कम किया जाएगा। ये समझना ज़रूरी है कि ये 33 वर्ष की जो क्वालिफाइंग सर्विस है फुल पेंशन अर्जित करने के लिए, इसकी भूमिका और ये नियम क्या है। दरअसल जो 1 जनवरी 2006 से पहले, जब से कि 6 पे मिशन लागू हुआ था, एक नियम था सभी के लिए, सिविलियन पेंशनर के लिए भी और आर्म फोर्सेस पेंशनर के लिए भी, जिसके अनुसार जो पूरी पेंशन पाने के लिए 33 इयर्स का क्वालिफाइंग सर्विस होना ज़रूरी था। तो ये 33 इयर्स का तर्क क्या था कि बेसिकली ये माना गया था कि जो मीडियन या जो औसत एज है एंट्री की, वो गवर्नमेंट सर्विस में 25 साल की मानी जाती है उस वक्त, और जो सिविलियन का रिटायरमेंट एज था वो 33 वर्ष की सर्विस के बाद 58 साल का था। तो इसलिए ये एक नियम था कि जब तक कोई 33 साल की पूरी नौकरी नहीं करेगा तो उसकी जो लास्ट पे है उसके आधे के बराबर उसको पेंशन नहीं दी जाएगी। और क्या किया जाएगा कि पेंशन को यदि 33 से कम की सर्विस होती है 58 इयर्स में, तो उसको अनुपात में उसकी पेंशन को कम किया जाएगा। तो ये नियम था जो कि सभी पर लागू था। चीज़ आती है कि उस वक्त आर्म फोर्सेस की पेंशन को कैसे निर्धारित किया जाता था, क्योंकि आर्म फोर्सेस की जो रिटायरमेंट एज है वो कम है सिविलियन के मुताबिक के तुलना में, तो इसलिए जो एक्चुअल सर्विस होती थी, फिजिकल सर्विस, उसके साथ रैंक के आधार पर सभी जो ऑफिसर्स और बाकी जो लोअर रैंक्स हैं उनको एक वेटेज दी जाती थी, ताकि उनकी जो पेंशन है, जो 33 वर्ष का जो क्वालिफाइंग सर्विस है, उसको ज़्यादा लॉस ना हो। तो ये क्वालिफाइंग सर्विस के साथ एक वेटेज ऐड की जाती थी, जो कि एक रैंक पर आधारित थी। जो जितना सीनियर था उतनी उनकी कम वेटेज थी, और जितना जूनियर रैंक था उनकी वेटेज ज़्यादा थी। तो ये मैं भी इसका जो लेटर है या इसका जो टेबल है, ये मैं भी स्क्रीन पे डाल भी रहा हूँ, साथ साथ आप देख सकते हैं। संक्षेप में जो ऑफिसर्स के केस में सबसे ज़्यादा वेटेज थी वो लेफ्टिनेंट रैंक में थी, वो 9 साल की थी, और लेफ्टिनेंट कर्नल और कर्नल 7 साल, और
आर्मी कमांडर और चीफ तक 3 साल की सर्विस वेटेज थी। और जो अन्य रैंक हैं उनके केस में जो लोएस्ट रैंक है सिपाही का, उसकी जो वेटेज थी वो 10 साल, नायक की 8 साल और हवलदार के लिए 6 साल की एडेड वेटेज थी। और साथ में ये भी नियम था कि सिपाही, नायक और हवलदार, इनके केस में फिजिकल सर्विस जो उन्होंने किया है प्लस जो ये वेटेज मैंने बताया है ऐड करने के बाद कुल जो सर्विस है वो 30 को क्रॉस, तब भी मैक्सिमम 30 ही माना। 33 वर्ष का क्वालिफाइंग सर्विस का नियम था। इससे पेंशन में कितना लॉस होता था? एक सिपाही रैंक जो कि 15 साल यदि सर्विस करता था तो 10 साल की एडेड वेटेज लगाकर उसको जो फुल पेंशन मिलना चाहिए था उसका 75.75 यानी कि 76%। और यदि वो 15 + 2 17 साल सर्विस करता था तो उसको 81.81 यानी कि लगभग 82%। और नायक रैंक में 22 फुल सर्विस करने के बाद 8 साल का वेटेज लगाकर 30, तो उसको 90.90 यानी कि 91%। और हवलदार को भी 24 साल नौकरी करने पर प्लस 6 साल वेटेज देकर 91% पेंशन जो मिलता था। और जो जेसीओ साहिबान हैं उनको क्योंकि 26 साल की नौकरी वो करते थे तो उसमें 7 की वेटेज मिलने के बाद वो 33 हो जाता है, तो उनको जो फुल पेंशन मिला करती थी। और इसी प्रकार ऑफिसर्स के केस में लगभग सभी ऑफिसर्स जो थे वो 26 साल लेफ्टिनेंट कर्नल एंड कर्नल्स वो सर्विस करते थे, उनको प्लस 7 की एडेड वेटेज देकर पूरा जो लास्ट पे का हिसाब से जो उनको पेंशन मिलना चाहिए था वो फुल पेंशन तब मिला करता था। तो कहने का मतलब जो इस 33 साल के नियम का जो लॉस था पेंशन में, वो सबसे अधिक लोअर रैंक्स के केस में विशेष तौर पे नायक और सिपाही के रैंक में ही था। फिर जब 6 पे कमीशन आया 1 जनवरी 2006 से, ये जो 33 वर्ष का क्वालिफाइंग सर्विस का नियम था पेंशन लेने के लिए, इसको हटा दिया गया इस नियम को, सिविलियन के लिए भी और कंप्लीट पेंशनर के लिए। तो कहने का मतलब 1 जनवरी 2006 से इस नियम को हटाने के बाद जो 33 वर्ष का जो क्वालिफाइंग सर्विस का नियम था उसका कोई वजूद नहीं और उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं रहा। तो फिर जो लास्ट जो पे थी वो ही एक पैमाना बन गया निर्धारित पेंशन निर्धारित करने के लिए। तो ऑफिसर्स और कंप्लीट अदर रैंक्स के केस में 1 जनवरी 2006 के बाद जो लास्ट पे है वही उसके आधार पर ही बेसिक पेंशन तय होती है। जो 6 पे के कमीशन के समय पर बेसिक पे होती थी, ग्रेड पे और मिलिट्री सर्विस पे एमएसपी, जो कि 1 सितंबर 2008 से लागू हुई थी। और इसके अलावा अदर रैंक्स के केस में क्लासिफिकेशन पे और डॉक्टर्स, मिलिट्री डॉक्टर के केस में एनपीए, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, इन सबको मिला के इनका जो 50% है वो बेसिक पेंशन निर्धारित होती थी। अभी जो 7th पे कमीशन लागू हुआ 1 जनवरी 2016 से, तो ग्रेड पे हट गई और केवल एक पे इन पे लेवल जो बेसिक पे मानी जाती है, प्लस जो मिलिट्री सर्विस पे और एक्स ग्रुप की जो पे है और क्लासिफिकेशन पे, तो इन सब के को ऐड करने के बाद जो अमाउंट आता है उसको 50% या आधा करने से ही बेसिक पेंशन का निर्धारण होता है। और उसके ऊपर फिर जो टियरनेस रिलीफ
जिसको हम आमतौर पे डीए ही जानते हैं, क्योंकि उसकी जो परसेंटेज है वो डीए के बराबर होती है, तो उसको मिलाकर जो है पेंशन मिलती है। तो ये नियम है 1 जनवरी 2006 से। इसके बाद बहुत सारे सिविल पेंशनर कोर्ट में चले गए कि जो 1 जनवरी 2006 से पहले जो रिटायर हुए हैं ये उनके साथ भेदभाव है, तो ये 33 वर्ष का जो नियम है इसके उन पर भी लागू नहीं होना चाहिए। तो कोर्ट के फैसले के आधार पे फिर जो पहले वाले पेंशनर थे 1 जनवरी 2006 से पहले वाले, उनके लिए भी इस नियम को हटाया गया और उनकी पेंशन को भी दोबारा फिक्स किया गया इस 33 वर्ष की जो नियम को हटाकर। लेकिन उनकी जो पेंशन रिवाइज़ की गई वो की गई 1 जनवरी 2006 से ही 6 पे कमीशन के समय से उसकी पेंशन को भी रिवाइज़ कर दिया गया नए नियम के हिसाब से। अब फिर एक बात आती है, फिर ये जो कन्फ्यूज़न क्रिएट हुआ है कि आर्म फोर्सेस के केस में 33 साल के नियम के आधार पर पेंशन अब कम की जा रही है, और जो DPR 21 ड्राफ्ट पेंशन रेगुलेशन 21 में जो पैरा 36 है उसमें ऐसा दिया हुआ प्रतीत होता है। तो अगर मैं अभी इसको स्क्रीन पर जो पैरा 36 है उसको दिखा रहा हूँ, तो जो ऐसा है कि जो पूरी रेगुलेशंस हैं शुरू से 179 पेजेस हैं, जो पुरानी रेगुलेशन थी पेंशन रेगुलेशन फॉर द आर्मी 2008, और उससे पूर्व जो पेंशन रेगुलेशन थी वो थी 1961, यानी कि पेंशन रेगुलेशन फॉर द आर्मी 1961। तो ये जो 2008 की जो पेंशन रेगुलेशन थी इनका रिवीजन ड्यू था। तो एक ये सामान्य प्रक्रिया है, तो इसमें जो भी पैरा या जो भी एक शब्द भी कहीं चेंज किया गया है तो इस डॉक्यूमेंट में उसको डिस्टिंक्ट या अलग करने के लिए रेड कलर से उसको दिखाया गया है। तो यदि जो मैं दिखा रहा हूँ इसके भी अंदर आप देख सकते हैं कि वो भी जो है वो पैरा 36 में जो रेड पोर्शन है वो एक्चुअल में है, जिसमें ये है कि जो पेंशन है वो 50% होगी। तो उस चीज़ को पढ़ा जाना ज़रूरी है। अमेंडमेंट का जो सिस्टम है इसको शुरू के जो कुछ पेजेस हैं उसमें से एक पेज है रोमन 6, जो 179 से पहले रोमन 6 पेज पर इसके कलर कोड के मीडियम से समझाया गया है कि जो किस चीज़ को डिलीट करना है और किसकी जगह कौन सा जो नया पोर्शन आना है, उससे भी ये चीज़ क्लैरिफाई हो जाती है। अंत में मैं आप सबसे फिर एक बार अनुरोध करूंगा कि मेरे इस वीडियो को देखें, फॉरवर्ड या शेयर करें, इसको लाइक करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि इससे कोई संबंधित कोई प्रश्न है तो उसको कमेंट सेक्शन में जाकर पूछें, मैं प्रयत्न करूंगा कि उसका उचित उत्तर दूं। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।